ओके, तो अब हम बात करते हैं इसमें एल्कीन का ऑक्सीकरण, एल्कीन का ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली हम अभिक्रिया पढ़ते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या कहेंगे? ओजोनी अपघटन। किसकी बात करेंगे? ओजोनीकरण, ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन। दो अभिक्रियाएं होती हैं। पहले क्या कहेंगे कि ओजोन का योग होता है तो हम कहते हैं ओजोनीकरण, एक ओजोनोइड बनता है, फिर उसका क्या होता है? अपघटन होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ओजोनोलाइसिस कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे कि एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया किससे? ओजोन, और दूसरी क्या कहेंगे? जिंक एंड H2O की उपस्थिति में। जिंक और पानी, जल की उपस्थिति में जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। प्लस, और ये जिंक क्या है? जिंक की उपस्थिति में हम इसका क्या करवा देते हैं? अपचयन करवा देते हैं, तो हमें ZnO प्राप्त होता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म कि ये क्रियाविधि कैसे होती है। देखेंगे इसकी क्रियाविधि में दो प्रकार के ओजोनोइड बनते हैं। इसकी क्रियाविधि में कितने प्रकार के ओजोनोइड बनेंगे? दो प्रकार के ओजोनोइड बनते हैं। तो देखेंगे, बात करते हैं हम कौन कौन से ओजोनोइड बनते हैं। देखो, जब हम क्या कहते हैं, ये एल्कीन, इसकी अभिक्रिया में किससे करूंगा? ओजोन से। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई? ओजोन से। जब इसकी अभिक्रिया ओजोन से होती है तो ये यहाँ अटैक करेंगे, ये यहाँ, और ये एक क्या बनती है? साइक्लिक ओजोनोइड का निर्माण। किसका फॉर्मेशन होता है? ओजोनोइड का। देखेंगे कैसे कि ये बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन से बॉन्ड, ये माइनस वाले ने यहाँ, और ये किसका फॉर्मेशन हुआ? एक ओजोनोइड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक ओजोनोइड। क्या कहते हैं इसको? ओजोनोइड कहते हैं। पहला ओजोनोइड ये बनता है। इसके बाद में इसमें क्या होता है? एक विघटन होता है। इसमें क्या होगा? विघटन होगा। देखिए कैसे होगा कि ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, और किसका निर्माण हुआ? ध्यान से देखेंगे क्या क्या बने हमारे पास? कार्बन, या इसको मैं ऐसे न लिख के क्या लिखूंगा? एक तो ये बन गया, ये वाला, और एक क्या बना हमारे पास में? ध्यान से देखेंगे कि ये कार्बन, ये दोनों इसकी संयोजकताएं, ये एक ऑक्सीजन और दूसरी ऑक्सीजन नेगेटिव। क्या हुआ? ये हमारा दूसरी स्ट्रक्चर बना। तो अब देखो, इन दोनों को ध्यान से देखना। मैं एक तरीके से लिखता हूं। मैं किस तरीके से लिखूंगा इनको? देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इनको ऐसे लिखूं कि ये कार्बन, ये दोनों इसकी वैलेंसी, और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये दोनों इसकी वैलेंसी, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा? मैं इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया, मैंने इसको इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया, मान लीजिए। तो अब मैं क्या कहूंगा? अब मैं क्या कहता हूं कि ये यहां आक्रमण करे और ये देखिए क्या होगा? ये डबल बॉन्ड होगा। जब इसकी बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज के कारण एक क्या स्ट्रक्चर बनती है हमारी, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव है। मैं क्या कहता हूँ कि जैसे ये हुआ, ये क्या यहाँ आक्रमण करें, ये दोनों बॉन्ड यहाँ चले जाए, और हमारी स्ट्रक्चर क्या बनती है? देखो, कार्बन, इससे एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये कार्बन, और ये कार्बन की दोनों संयोजकताएं, ये ऑक्सीजन, ये क्या हुआ? द्वितीय ओजोनोइड का निर्माण होता है। ये हमारा कौन सा ओजोनोइड का निर्माण हुआ? सेकंड वाले ओजोनोइड का निर्माण होता है। एक मैकेनिज्म तो ये है कि प्राइमरी ओजोनोइड, सेकंड स्टेप में क्या होता है? इस ओजोनोइड का
डिग्रेशन, और ये एक ओजोनोइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप या फिर इसको चलो उतार दें। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि जब इस ओजोनोइड की हम किससे रिएक्शन करवा देते हैं, जिंक से, तो क्या बनता है हमारे पास में, मैं क्या कर रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त हुए, कार्बोनिल। अब ये इनकी संयोजकताओं के आधार पर है कि अगर यहाँ पे दोनों एल्किल समूह हैं तो कीटोन, यहाँ पे एक एल्किल एक क्या हो सकते हैं, चारों समूह अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, दो समान कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या इनके आधार पर हमारे क्या प्राप्त होंगे, हमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। इन्हीं के आधार पर हमें क्या प्राप्त होंगे, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ये चीज समझ में। सबसे पहले क्या होता है, एल्कीन पर ओजोन का योग होता है। एल्कीन पर किसका योग होता है, ओजोन का योग होता है, होके एक ओजोनोइड का निर्माण करते हैं। और इस ओजोनोइड का क्या होता है, विघटन होता है। इस ओजोनोइड का विघटन होके दो कंपाउंड बने हमारे, एक कार्बोनिल बन गया और एक ये कंपाउंड बना। जब इस कंपाउंड की बात की जाती है, जब किसकी, इस वाले यौगिक की हम बात करेंगे, तो ये क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पर अटैक किया और ये डबल बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाता है और हम क्या बनते हैं, एक ओजोनोइड बनता है। इसको हम कहते हैं द्वितीयक ओजोनोइड। इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक ओजोनोइड। और द्वितीयक ओजोनोइड का जिंक की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटन होता है। द्वितीयक ओजोनोइड का जिंक की उपस्थिति में अपघटन होता है और कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर कार्बोनिल यौगिक क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे ग्रुप के आधार पर है कि इनकी संयोजकताएं अलग अलग, तो ये भी क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। ये भी हमें क्या प्राप्त होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। देखिए कैसे अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर आपका एग्जांपल है ये CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और H। जब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, ओजोन और दूसरी जिंक प्लस वाटर से। तो ये क्या देगा हमें, एक तो क्या मिलेगा आपको, एसीटोन, एक तो क्या मिलेगा हमें, एसीटोन, और एक क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा। एक हमको क्या मिलेगा, मतलब कि इन समूहों के आधार पर, इन समूहों के आधार पर आपको जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। ओके, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कहेंगे, समझ में आया। ओजोनीकरण अभिक्रिया क्या है, ओजोनीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या बन रहा है, आपके कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो दूसरा ऑक्सीकरण होगा, जो दूसरा ऑक्सीकरण होगा उसमें हम डाइपोल का निर्माण करेंगे। उसमें हम किसका निर्माण करेंगे, डाइपोल का निर्माण। डाइपोल क्या होते हैं पता है आपको, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोक्सिलीकरण। हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब कि ग्लाइकोल बनेंगे, डाइपोल बनेंगे, निकटवर्ती पोजीशनों पर, निकटवर्ती कार्बनों पर क्या, दो OH समूह उपस्थित होते हैं। अब मैं बात करता हूं, इसमें अगर रिएक्शंस की बात की कि डाइपोल किस किस प्रकार बना सकते हैं, तो इनके बनाने की अलग अलग विधियां हैं, देखेंगे। पहली बात करते हैं, पहली बात करेंगे कि एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करना है, KMnO4
ठीक है, या तो इसको क्या लेंगे आप, उदासीन लेंगे, या 1% KOH क्या लेंगे, 1% क्षारीय KOH की उपस्थिति में जब इसको हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक मैग्नेट एस्टर प्राप्त होता है। देखो कैसे प्राप्त होता है, C डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ क्या मैग्नीज, ओके, एस्टर प्राप्त हो रहा है हमें, ओ मैग्नीज, ये क्या प्राप्त हुए हमें, मैग्नेट एस्टर प्राप्त होते हैं। और जब इनका क्या करवाते हैं हम, जल अपघटन करवाते हैं, हम क्या करवाएंगे, इनका जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, डाइपोल प्राप्त होते हैं। हमें कैसे प्राप्त होते हैं, डाइपोल, और वो भी कैसे प्राप्त होंगे, सिन संपर्क डाइपोल प्राप्त होते हैं। हमें किस प्रकार के डाइपोल प्राप्त होंगे, सिन डाइपोल प्राप्त होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे कि एल्कीन की अभिक्रिया उदासीन KMnO4 या 1% क्षार KMnO4 के साथ करवाने पर मैग्नेट एस्टर प्राप्त होते हैं। और जिनके जल अपघटन से डाइपोल क्या प्राप्त हुए आपको, डाइपोल। डाइपोल का मतलब कि निकटवर्ती दो कार्बनों पर क्या उपस्थित होते हैं, सॉरी डाइपोल का मतलब कि दो कार्बनों पर क्या उपस्थित होते हैं, OH समूह, और ग्लाइकोल का मतलब कि निकटवर्ती कार्बनों पर। ओके, इसके बाद में सेकंड क्या कहेंगे कि यही अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा सकता हूं, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। किसके साथ करवा सकते हैं, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। क्या, एल्कीन की जब अभिक्रिया ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो वही हमें ओस्मेट के एस्टर प्राप्त होते हैं। हमें किसके एस्टर प्राप्त होते हैं, ओस्मेट के एस्टर प्राप्त होते हैं। और जब बात करते हैं ओस्मेट के एस्टर जो आपको प्राप्त हुए, इनका जल अपघटन करवाते हैं, हम इनका क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो वही हमें संपक्ष 1,2 डाइपोल प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं, 1,2 डाइपोल प्राप्त होते हैं। ये तो हमें कैसे डाइपोल प्राप्त होते हैं, संपक्ष डाइपोल प्राप्त हुए। ये हमें कैसे डाइपोल प्राप्त होते हैं, संपक्ष डाइपोल प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि क्या कहें, हम तीसरी अभिक्रिया की बात करेंगे। तीसरी अभिक्रिया डाइपोल बनाने की, ठीक है। इसमें मैं क्या कहूंगा कि जब एल्कीन की अभिक्रिया पर अम्लों की उपस्थिति में करवाते हैं। पर अम्लों का मतलब जैसे CH3 C ट्रिपल, क्या कहते हैं इनको, पर अम्ल, NCPBA, पर बेंजोइक अम्ल, ये अलग अलग एसिड होते हैं। क्या कहते हैं इनको, पर एसिड। जब इनकी अभिक्रिया पर एसिड से करवाते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीरेन का। तो ये किसका निर्माण करेंगे, ऑक्सीरेन का। मतलब ये क्या बनाते हैं, एक 3 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, 3 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं इपोक्सीकरण। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इपोक्सीडेशन, इपोक्सीकरण अभिक्रिया। इपोक्सीकरण होने के बाद में मैं क्या कहूं कि इनका हम क्या करें, क्षारीय माध्यम में क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, वही ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं या डाइपोल प्राप्त होते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त होते हैं, हमें किस प्रकार के डाइपोल प्राप्त होते हैं, एंटी डाइपोल प्राप्त होते हैं। हमें कैसे डाइपोल प्राप्त होंगे, एंटी डाइपोल प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत, हम ये 3 क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर क्या 2 OH समूह का योग क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिलीकरण। मतलब 2 OH जुड़ रहे हैं। तो 3 विधियां देखी हमने। पहली
KMnO4, और KMnO4 ध्यान रखना उदासीन है या केवल 1% बेस 1% क्षार की उपस्थिति ली जाती है। उसके बाद में ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और तीसरी किससे पर अम्लों की उपस्थिति में करवाते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या? देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की। अगर क्या लिया जाए आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम क्या लें? प्रबल ऑक्सीकारक लें, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, ये क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, जब एल्कीन की अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारकों KMnO4 लें या K2Cr2O7 लें, इनकी उपस्थिति में करवाते हैं तो ये क्या बना देते हैं? या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या कीटोन, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे कि कीटोन का ऑक्सीकरण क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं। लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आगे किस में करवा देते हैं? हम कार्बोक्सिलिक अम्लों में करवा देते हैं। जैसे बात करते हैं कि अगर मैं क्या लूं, क्या कहेंगे, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करूं? वही KMnO4। लेकिन ध्यान रखना ये KMnO4 उदासीन नहीं है। ये KMnO4 क्या नहीं है? उदासीन नहीं। इसके साथ हम क्या लेते हैं? NaOH। इसके साथ क्या लेंगे कि ये सारी KMnO4 है या अम्लीय KMnO4 है। क्या कहेंगे हम कि या तो क्या है क्षारीय KMnO4 या अम्लीय KMnO4, कुछ भी ले सकते हैं इन दोनों में से, लेकिन क्या नहीं है? उदासीन नहीं है। या फिर कैसा? जब इनकी उपस्थिति में इनकी अभिक्रियाएं करवाई जाती है तो क्या बनता है? देखेंगे यहां से बॉन्ड क्लीवेज होता है, यहां पे भी डबल बॉन्ड O और यहां पे भी डबल बॉन्ड O। क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड। जब बात करते हैं दोनों क्या बने? एल्डिहाइड बने। और एल्डिहाइडों का आगे क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। एल्डिहाइड आगे क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और किस में ऑक्सीकृत होंगे? कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। किस में ऑक्सीकृत हुए? कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि अगर ऐसा ना हो कि आपका ऑक्सीकरण से कीटोन बन जाए, जैसे मैं बात करूं ये आपका प्रोडक्ट क्या है? इसका जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो मैं क्या ले लूंगा? K2Cr2O7 अम्लीय K2Cr2O7 लेते हैं। अम्लीय K2Cr2O7 लेंगे, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज एक साइड, दोनों साइड क्या जोड़ देंगे? इस साइड भी ऑक्सीजन और इस साइड भी ऑक्सीजन। जब इस साइड ऑक्सीजन जोड़ी तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कीटोन। हमें क्या प्राप्त हुआ? कीटोन। और जब इस साइड ऑक्सीजन जोड़ी तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड। हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस एल्डिहाइड का आगे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि आप क्या कहेंगे कि जब हम प्रबल ऑक्सीकारकों से क्या करवाते हैं? इनका ऑक्सीकरण करवाते हैं। किसका? एल्कीन का। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? या तो कीटोन प्राप्त होंगे या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखना जब फॉर्मिक अम्ल जैसा अम्ल प्राप्त हो रहा है तो ये भी आगे क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और ये किस में बदल जाता है? कोई दिक्कत? हमने क्या कहा कि हम कहते हैं कि एल्कीन का ऑक्सीकरण प्रबल अम्ल ऑक्सीकारकों जैसे KMnO4 अम्लीय या क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दहन अभिक्रिया, कंबशन रिएक्शन। दहन अभिक्रिया में क्या होता है देखेंगे। दहन अभिक्रिया का मतलब ही क्या है? जब आप
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाते हैं, जब आप कार्बनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो कार्बन है, तो कार्बन का तो क्या बन जाता है CO2, और जो ऑक्सीजन है उसका और क्या बन जाता है हाइड्रोजनों का H2O, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 और H2O में। ध्यान रखना, जब एल्केन में भी हमने पढ़ा था, एल्केन में भी हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि जब हम बात करते हैं किसकी, कोई एल्कीन लेते हैं, इसको वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या बनता है हमारा CO2 प्लस H2O। इसको जब हम क्या करते हैं जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है CO2 और H2O। इसको बैलेंस कर लो भाई, इसको क्या कर लो बैलेंस कर लो, कितने कार्बन 1, कितने कार्बन 2, ये लीजिए, कितने ऑक्सीजन इधर 4, उधर 5, ठीक है, और इधर 2, ये लीजिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये बैलेंस। हाँ भाई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाती है हमारी दहन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कैसी कहलाती है हमारी दहन अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम दहन अभिक्रिया के बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जब हम बात करते हैं क्या कि जो आपका एलिलिक एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं NBS से, किससे करवा दें NBS से, तो हमें देखो क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होते हैं एलाइलिक ये ध्यान रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं एलाइलिक ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। ये एलाइलिक पोजीशन पे ही आक्रमण करता है, ये हमेशा कौन सी स्थिति पर आक्रमण करेगा एलाइलिक। और NBS जानते हो NBS क्या है एन ब्रोमो सक्सनमाइड, NBS का फॉर्मूला लिख लेना, क्या कहते हैं इसको एन ब्रोमो सक्सेनामाइड कहते हैं इसको, ये NBS है, क्या है NBS। जब एल्कीन की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं NBS से, तो जो आपकी एलाइलिक स्थिति होती है वहां पर किसका एडिशन होता है ब्रोमीन का एडिशन होता है, वहां पर किसका एडिशन होता है ब्रोमीन का एडिशन होता है। ओके, कोई दिक्कत। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जैसा कि हमारा पढ़ा हुआ भी है बहुलीकरण। क्या भाई कि इथीन को जब हम क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करके, हाँ पॉलीथीन में, PVC, ये सब आपके पढ़े हुए हैं, ये आपके सब क्या है पढ़े हुए हैं, जैसे स्टाइरीन, ये सब क्या है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, ये सब किसी के उदाहरण है बहुलीकरण के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या बहुलीकरण की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं बहुलीकरण में, क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए इथीन है आपका, या इथीन है, ये इसके कितने अणु हैं N अणु हैं, इनको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर क्या करते हैं गर्म करते हैं केल्विन में, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है हमें क्या प्राप्त होती है पॉलीथीन प्राप्त होती है, हमें क्या प्राप्त होती है पॉलीथीन प्राप्त होती है। पॉलीथीन का मतलब कि N अणु इथीन के मिलते हैं और क्या बनाते हैं
एक लंबी चेन बनाते हैं। एक क्या किसका निर्माण करते हैं? लंबी चेन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉली। इसके लिए इसके आगे हम क्या लगा देते हैं? पॉली लगा देते हैं। ये बहुलीकरण प्रक्रिया है। अब इथीन की जगह मान लीजिए अगर इथीन ना हो और ये हो आपका कंपाउंड की जैसे बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, जब इसको हम क्या करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा आपका? CH2 CH3 और सेम टू सेम। अब एक कंडीशन होती है, एक होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, बहुलीकरण अभिक्रिया करवाते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जिगलर-नाटा प्रेरक का प्रयोग करते हैं। इसको अभिक्रिया को हम क्या कहते थे? जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते थे? जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब जब बात करते हैं जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, तो देखिए कैटेलिस्ट है ही। इस कैटेलिस्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है? क्या कहेंगे हम? ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसको उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। और जो बात करें कि जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं इसका मेरे को क्या करवाना है? पॉलीमराइजेशन करवाना है, तो N और मैंने क्या ले लिया? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4। ये क्या है? जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। तो क्या बनेगा? तो हमारा क्या बनती जाती है? N अणु मिल के क्या इसका एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती जाती है। छोटे छोटे अणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब मैं बात करता हूं कि इस अभिक्रिया इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। इसकी कैसी अभिक्रिया होती है? मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि का मतलब क्या है कि देखेंगे कि मुक्त मूलक क्रियाविधि कैसी होती है। देखो बातें देखेंगे कि कोई पेरोक्साइड की उपस्थिति लेते हैं, वही हम किसकी उपस्थिति लेते हैं? किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति लेते हैं। और देखिए पेरोक्साइड की उपस्थिति लेके हम क्या बनाते हैं? देखिए आप पेरोक्साइड क्या लेंगे? RC डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्या है? एक पेरोक्साइड है। जब ये टूटता है तो क्या बनाएगा? 2 पेरोक्साइड बनता है। और इसमें से भी क्या होता है? हमारा CO2 का अणु बाहर निकल जाता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल मुक्त मूलक का। इसको क्या कहते हैं? इनिशिएशन स्टेप। मतलब इस स्टेप में क्या हो रहा है? आपका मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है। एक मुक्त मूलक का निर्माण कैसे हो सकता है? जैसे मैं बात करूं, हमारी एल्कीन क्या है? ये हमारी एल्कीन है। ये क्या है? हमारी एल्कीन है। अब मैं बात करूं कि इस एल्कीन की अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा दूं? रेडिकल के साथ। तो क्या होगा? RCH2 और CH2 रेडिकल। ये इनिशिएशन स्टेप हो गई। अब हम बात करते हैं श्रृंखला का संचरण पद, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा? प्रोपोगेशन स्टेप में जैसे मैं बात करूं CH2 रेडिकल किनके साथ मिल जाए? N पॉलीथीन के साथ मिले और क्या बनाए? CH2
N और फिर CH2 और CH रेडिकल। क्या हुआ, ये तो इसमें बन गए, लेकिन आगे से आगे क्या बनते जाते हैं, रेडिकलों का निर्माण होता जाता है। CH2 का नाम, आगे से आगे मैं क्या कहता जा रहा हूं, रेडिकलों का निर्माण होता जाता है। और जो टर्मिनेशन स्टेप होती है, जो क्या होती है, टर्मिनेशन स्टेप होती है, उस स्टेप में क्या हो सकता है, मतलब कि जो श्रृंखला का समापन पद है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि ये दो अणु मिल जाए, जैसे मान लीजिए बात करते हैं RCH2 N CH2 रेडिकल दो बार मिल जाए और क्या बना दे, RCH2 N CH2 ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये N और उसके आगे R, ये क्या बन गया हमारा, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गई, इसके आगे चेन हमारी क्या हो जाए, बंद हो जाती है, इसके आगे ये क्या हो गया, लास्ट स्टेप होता है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा ना हो कि दो अलग अलग रेडिकल मिल जाए, जैसे इसके साथ कौन सा रेडिकल मिल जाए, इसके साथ हमारा रेडिकल मिले CH2 रेडिकल, ये वाला रेडिकल शुरू वाला, तो भी क्या होगा, ये दोनों मिलकर चेन तो बंद होगी। कैसे बंद हुई, RCH2 इस प्रकार हमारा क्या है, रेडिकल्स, ये क्या है, रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल क्रियाविधि। फ्री रेडिकल क्रियाविधि या मुक्त मूलक क्रियाविधि किस प्रकार होती है, समझ में आई, कोई दिक्कत, यहां देखेंगे। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, समावयवीकरण। अब हम किसकी बात करेंगे, समावयवीकरण की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समावयवीकरण, देखेंगे, बात करते हैं। उदाहरण लो एक बार, समावयवी तो हम जानते हैं, हमने पढ़ी तो थी इसी चैप्टर में कि ब्यूटीन C4H8 के हमने कितने समावयवी देखे थे, हाँ कितने देखे थे, 4 देखे थे, याद है, 2 तो कौन से स्ट्रक्चरल और 2 ज्योमेट्रिकल, याद नहीं है, ठीक है। देखो बात करते हैं कि अगर मैं क्या कहूं, ये क्या है मेरा ब्यूट 1 ब्यूटीन है, इसको मैं क्या कर दूं, एल्यूमिनियम सल्फेट की उपस्थिति में, हम इसको हाई टेम्परेचर पे क्या कर दें, हीट कर दें। इसको मैं क्या करूं, उच्च ताप पर क्या करूं, गर्म कर दें। उच्च ताप पर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या क्या बन सकता है हमारे पास, CH3CH, ये क्या हो गया, ब्यूट 2ene, या फिर ये क्या बन गया, 2-मिथाइल प्रोप 1ene। कोई दिक्कत यहां तक, क्या बन गया, 2-मिथाइल प्रोप 1ene, तो नहीं, क्या लिख दें, प्रोपीन ही लिख देना, क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता, पोजीशन आप शो कर नहीं सकते। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ये क्या है, आइसोमेरिज्म रिएक्शन, समावयवता अभिक्रिया। समावयवता में क्या हुआ,
देखिए क्या किया मैंने, ब्यूट 1 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट की उपस्थिति में उच्च ताप पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये अपने समावयवियों में परिवर्तित हो जाती है, ये अपने समावयवी आइसोमर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये थी हमारी एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया। एल्कीन की सारी रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली, हाइड्रोजनीकरण, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और उसके बाद में हमने ये 3 रिएक्शन पढ़ी, कौन कौन सी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, समावयवता, और एक हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें NBS है, NBS को ध्यान रखना। ओके।